हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे ग्रेड 11 पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन 2 में से फोर्थ चैप्टर। हमने सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया था, सेक्शन 3 भी कंप्लीट हो चुका है, लास्ट ईयर ही कर लिया था। एंड आज हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर 4, जिसके अंदर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होता है। सेक्शन 2 पूरा क्या पार्ट है वो एक छोटा सा ब्रीफ हम देखेंगे और फिर चैप्टर के अंदर हम डाइव करेंगे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स क्या है। सो यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा चार्ट आपको दिया है, आप सभी को इस चार्ट को बार बार रीड करना चाहिए और इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जितनी बार इसको पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर से चार्ट देखेंगे, उतना कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना माइंड में आपके ये चीज रहेगी। सो लेट्स जस्ट हैव अ ब्रीफ लुक ओवर दिस। थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो ये हम सब जानते हैं कि थ्री जो ब्रांचेस है हमारे गवर्नमेंट के, अलग अलग जो पिलर्स हैं हमारे, वो क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करता है? इट मेक्स लॉ, यहाँ पर लॉज बनते हैं, बिल पास होकर सबकी मेजोरिटी से लॉ बनते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव यानी कि हमने ये पार्ट कवर कर लिया है, आगे के चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, इसलिए ये पार्ट कवर हो चुका है। एग्जीक्यूटिव आर द एक्चुअल action part happening, administration part happening regarding the laws. So administers laws, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी इसके अंडर आती है। आईएएस ऑफिसर से लेके सब लोग इसके अंडर आते हैं। जुडिशरी, ये हमारा जो अगर हमने लॉ जो बनाया है वो अगर ब्रेक हो रहा है या उसका कुछ ऑपोजिट हो रहा है या वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो आ जाती है पिक्चर में जुडिशरी, यानी हमारे कोर्ट कचहरी। जुडिशरी इंटरप्रेट्स द लॉ, हमें क्लियरली बताती है कि इंटरप्रेट्स द लॉ, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। क्यों? क्योंकि ये कहां से देखकर इंटरप्रेट करती है, वही हमारा चैप्टर है आज का, कॉन्स्टिट्यूशन। सो जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉज एंड प्रोवाइड्स जस्टिस, तो हमें वो लॉज के सही मीनिंग बताती है, सही मायने समझाती है। और उसका अगर गलत इंटरप्रिटेशन किसी ने करके, अगर कोई किसी के साथ गलत कुछ किया है, तो उसके ऊपर ये केस चलाकर उन्हें सही इंटरप्रिटेशन बता के जस्टिस दिलाती है। सो इंडिया में लेजिस्लेचर किसके अंडर आता है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ पे। पार्लियामेंट है, टू हाउसेस, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर कौन कौन आता है? तो हमारे जो हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। यानी गवर्नमेंट को कंट्रोल, मेजोरिटी में आके जो गवर्नमेंट को हेड करता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और हेड ऑफ स्टेट, यहां पर आपको समझना है स्टेट का कंसेप्ट और गवर्नमेंट का कंसेप्ट अलग है। स्टेट चेंज नहीं होता बार बार। स्टेट यानी कि यहाँ पर अगेन फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था पहले ही कि स्टेट मींस क्या होता है। तो स्टेट यानी नॉट अ पर्टिकुलर स्टेट लाइक महाराष्ट्र, गुजरात नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले के चैप्टर्स आप एक बार वीडियो देखिए अच्छे से, फिर ये चैप्टर जरूर देखिए। सो हेड ऑफ स्टेट यानी हमारा जो पॉलिटिकल बाउंड्री वाइज जो इंडिया होता है, वो यहाँ पर हम इंडिया की बात कर रहे हैं। हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट, एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी जो इलेक्टेड होकर मेजोरिटी विन करके जो अपने मिनिस्टर्स के साथ रूल कर रही है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और उसके हेड को हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो हमारे यहाँ पर मोस्टली सारा पावर रखते हैं। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आ गए। एंड जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। जितने भी कोर्ट्स है सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है हमारे यहाँ पे। और अगर उन्होंने कोई डिसीजन दे दिया, उन्होंने कोई चीज के ऊपर अपना टिप्पणी दे दी, तो वो फॉलो करना ही पड़ता है। हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स, तो ये सारे दूसरे और लोअर लेवल के कोर्ट्स जो आप जानते ही हैं। यूनाइटेड किंगडम में क्या हाल है? यूनाइटेड किंगडम में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये दो तरह के पार्टीशन होते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अगर आपने ऐसा सुना होगा यूएसए का, या हमारे यहाँ पे भी जैसे अलग अलग पार्टीज, हमारे यहाँ पे अनगिनत पार्टीज होती है, वहां पर अनगिनत पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है। वहां पर कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है या तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सीट्स फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्शन होके, रिप्रेजेंटेटिव होके, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होकर लिमिटेड सीट्स होते हैं। सो ये फर्क है। लेकिन पावर वाइज अगर बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास पावर है वहां के हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर को या तो इलेक्ट करना या तो उसे ऑफिस से हटा देना। बट लॉर्ड्स के पास ये पावर नहीं है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करते हो, वहां पे मोनार्क है। जैसे आपको पता होगा क्वीन एलिजाबेथ काफी समय से मोनार्क रही है। हम सभी जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ यूनाइटेड किंगडम्स की द मोनार्क क्वीन है, राइट। लेकिन रियलिटी में पूरा काम कौन कर रहा है? तो उसे हम
हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर है। अगर करंट मोनार्क आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए करंट मोनार्क कौन है। एंड प्राइम मिनिस्टर भी हमारे इंडियन ओरिजिन के हैं। अगर आप मुझे कमेंट में बताएं, रिसेंटली उन्होंने G20 में यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ वो आए थे। एंड हमारे इंडिया के दामाद कहे जाते हैं वो। वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के सन इन लॉ भी है। तो मुझे कमेंट में बताइए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके करंटली कौन है। सो ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड मोनार्क इज द हेड ऑफ स्टेट। वो सिर्फ एक नाम के लिए वो वहां पे एक तरह से सिस्टम चला आ रहा है कि वहां पर उनके पूर्वज, उन्होंने किंग क्वीन जो चला आया वो उन्होंने रखा था, तो वो वहां पर है मोनार्क। लेकिन रियलिटी में सारा वर्क, सारा काम प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर करता है, इसलिए हेड ऑफ गवर्नमेंट सेपरेट है यहाँ पे। सेम वहां पे सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स मौजूद है। थर्ड कंट्री जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, जहां पर अलग तरीके का, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ऊपर के हमारे यूके और इंडिया से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिन्हें सेनेटर्स कहा जाता है। सेनेटर्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकते और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सेनेटर्स नहीं हो सकते हैं। तो ये भी एक फर्क है। ये भी इलेक्ट होके आते हैं, इलेक्शंस होकर ये सिलेक्ट होते हैं सारे अपने अपने एरिया से। एंड प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट है एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट है। पूरा फाइनल पावर उन्हीं के हाथ में होता है और उनके जो सेक्रेटरीज है उनके हाथ में होता है। सेक्रेटरीज कांग्रेस का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं बन सकते, यानी लॉ मेकिंग में पार्ट नहीं ले सकते। इन शॉर्ट, जो हमने ऊपर देखा, मेकिंग लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिंग द लॉज एंड गिविंग जस्टिस इफ समथिंग रॉन्ग इज हैपेंड। सो सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स, अगेन ये कॉमन है सब में। सो दैट इज अ वेरी ब्रीफ आइडिया, क्योंकि ये जो चैप्टर अभी जो पढ़ने वाले चैप्टर 4, उसमें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कवर होगी, बात उसकी होगी, तो इसीलिए वो थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया। हालांकि मैं चाहूंगा कि आप ये पूरा हर चैप्टर के पहले जो सेक्शन इंट्रोडक्शन है वो जरूर एक बार रीड करें। वीडियो में एक पूरा ये कवर करना इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा और हमारा चैप्टर से हम थोड़े से भटक जाएंगे। चैप्टर 4 का सिर्फ इंट्रो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इज अ सेट ऑफ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्नड। एक ऐसा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है जिसके तहत एक कंट्री कैसे चलानी है, कैसे चलनी चाहिए, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती है। इट गिव्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट। वो ना ही बस गवर्नमेंट को बताता है क्या काम करना है, कैसे करना है, किस कहाँ पे क्या चीज नहीं करनी है, बल्कि लोगों को भी बताता है कि उसके हक क्या है, उसके अधिकार क्या है और उसकी ड्यूटीज। बहुत इंपॉर्टेंट, ये लोग भूल जाते हैं। हक की हमेशा सब बात करते हैं लेकिन अपनी ड्यूटीज की बात कोई नहीं करता है। इट सेट्स आउट स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। स्टेट यहां पे जब मैं बोलूंगा तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। State, the major state institutions and the principle governing their relations with each other and with the state's citizens. It also talks about the division of power between the center and the states, federalism, जैसे फेडरलिज्म कहा जाता है। ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। चैप्टर 4, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, एंड लाइक कमेंट जरूर करिएगा। Chapter 4, Constitutional Government. In the first section on political concepts, you studied the concept of the nation and state. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि हमने बहुत क्लियर कर दिया था कि एक स्टेट हम किसे कहते हैं और नेशन किसे कहा जाता है। You also studied the concepts of rights, liberty, justice, etc. ये सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, तीनों चैप्टर्स पहले के। These are rights that all citizens of a country get. Who provides this rights? अब ये जो rights की हमने बात की थी पहले के चैप्टर्स में, वो right हमें किसने दिया है? Who provides this right? It is the constitution of the country that gives them the rights and protects the rights of the citizens. एक constitution वो चीज है जो जिसने हमें वो rights दिया है और वो हमारे इसी rights को protect भी करती है अगर वो rights का उल्लंघन होता है तो। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। उसे लिविंग डॉक्यूमेंट इसे कहा गया है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली हम उसको चेंज, उसको अडेप्ट करके चेंज करते हैं बेस्ड ऑन द टाइम्स। बहुत से अमेंडमेंट होकर वो चेंज होते रहता है, इसलिए वो एक कांस्टेंट चीज नहीं है, वो एक चेंजिंग चीज है, इसलिए उसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इंडिकेट्स द वे इन विच अ कंट्री इज गवर्न। एक वो डॉक्यूमेंट जो बताता है कि कंट्री को किस तरह से चलाया जाए।
A constitution has three distinct but interrelated components to it. तीन अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए इसके हिस्से हैं। क्या? सेट ऑफ रूल्स। सबसे पहले इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट सेट्स आउट द स्ट्रक्चर, फंक्शंस, पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये तीनों ब्रांचेस के लिए वो पावर, फंक्शन, राइट्स, ड्यूटीज, स्ट्रक्चर हमें बताती है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें लिखी गई है कि एक गवर्नमेंट के जो ये तीन ब्रांचेस है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनको कैसे चलाना है, क्या क्या उसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें लिखी। It tries to ensure that each branch acts within the jurisdiction that laid down for it by the constitution. So ये जो एक बंधन जो लग चुका है जिसे हम jurisdiction कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हम पे ये एक बंधन डाल दिया है इन ब्रांचेस पे, वो मेक श्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन के वो सब लोग इस चीज को फॉलो करें, इस लिमिटेशन अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के काम करें। आपने ये वर्ड कभी किसी मूवीज या किसी में सुना होगा, जब पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने वाले कहते हैं कि वो हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है। दिल्ली वाले अगर यूपी में कुछ और या हरियाणा या पंजाब में कहीं पे कुछ हो रहा है तो दिल्ली पुलिस डायरेक्ट वहां पे नहीं जा सकती, वो कहती है कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है, वहां की पुलिस, लोकल पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो जुरिस्डिक्शन ये सेट करता है हमारे लिए अलग अलग रूल्स सेट करता है, बाउंड्री सेट करता है, और जिसका प्रोटेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। This is done by providing the other two branches adequate powers to check the third branch if it exceeds its jurisdiction. So ये अब कैसे वो करता है? तो ये बाकी जो दूसरे ब्रांच है यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है उसको दिमाग में रखते हुए उसके पास ये पावर आता है और वो उसको कंट्रोल करता है। फॉर इंस्टेंस, American Constitution provides for the impeachment of president and other high officials of the country's government for exceeding the authority of their offices. So अब ये बता रहा है कि एग्जांपल में बहुत अच्छा उन्होंने लिया है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि अगर प्रेसिडेंट, भले वो हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट भले ही है और भले ही उसके सेक्रेटरी सबसे टॉप पोजीशन पे है, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसी बातें करी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और वो लोगों का राइट्स के अगेंस्ट जाता है, तो हम प्रेसिडेंट को इम्पीच यानी कि उसको अपनी ऑफिस से निकाल सकते हैं। At the same time, this component also lays down the limitation on what the government can do and cannot do. तो वही बात अगेन जो मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर बहुत क्लियरली सेट ऑफ रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में सेट है रूल्स कि क्या गवर्नमेंट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। सेट ऑफ राइट्स, क्या राइट्स लिखे इन द लिस्ट, इट लिस्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। पहले तो सिटीजन के सारे राइट उसमें लिखे हैं। द मीन्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स, किस तरह से सिटीजन अपने उस राइट्स का प्रोटेक्शन करे, उसके बारे में लिखा हुआ है। एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, जो बहुत लोग भूल जाते हैं, ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस क्या है वो भी लिखी गई है। It ensures that all individuals groups are given certain rights which will enable them to live freely and with dignity and self respect. ये मेक श्योर करता है कि सारे सिटीजन्स जो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग बैकग्राउंड से, कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सभी को रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी और फ्रीली जीने का आजादी में। These rights are not unlimited, लेकिन ये अनलिमिटेड राइट्स नहीं है। They are subject to certain limitations. For instance, the Constitution of India guarantees certain fundamental rights to the citizens of India, but also sets out the limitations of them. Furthermore, mere possession of such rights is not enough. There should also be some means of protecting them. तो अगेन थोड़ी सी बात रिपीट होते हुए कहा गया है कि पहले तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स तो देती ही है, लेकिन ये राइट्स अनलिमिटेड नहीं है। देयर आर सम लिमिटेशंस टू इट। आप अंधाधुंधी कुछ भी नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज हमें राइट टू फ्रीडम है। ये राइट टू फ्रीडम बहुत लोग गलत इसको समझते हैं कि राइट टू स्पीच, राइट टू ओपिनियन, ये सारी चीज को बहुत गलत वे में वो ओवर द लिमिट उसको यूज करते हैं और रॉन्ग हो जाते हैं कहीं ना कहीं। सो जस्ट बिकॉज हमें राइट टू स्पीच है, राइट टू एडवोकेट आवर ओन ओपिनियंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनलिमिटेड राइट्स है। आप दूसरे को हर्ट कर रहे हो कहीं पर भी अपने राइट टू स्पीच में, तो आप गलत कर रहे हो और आप उसके सामने वाले के राइट को तुम डैमेज कर रहे हो, इसीलिए आपको भी सजा होगी। तो ये आपको समझना है कि देयर आर लिमिटेशंस टू योर राइट्स। जस्ट बिकॉज हाफ नॉलेज इज वेरी बैड,
वैसा यहाँ पे ये चीज है कंसेप्ट कि आपको अपने राइट्स बहुत क्लियरली पता होने चाहिए और साथ ही साथ ड्यूटीज पता होनी चाहिए, तो वो आ जाती है लिमिटेशंस। The Constitution of India also provides ways by which individuals and groups can protect their rights. Generally, the responsibility of protecting the rights of groups and individuals is entrusted with the judiciary. तो ये जिम्मा हमने किसको दिया है? ये जिम्मा हमने कोर्ट्स कचहरी को देके रखा है, जुडिशरी सिस्टम को देके रखा हुआ है, पुलिस इन सबको देके रखा है कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना आपका काम है। Thus, these two components form the framework which governs the mutual relation between the government, the society and the individual. और ये हमारे बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन का काम करती है। सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज, और तीसरा कंपोनेंट है सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं, वैल्यूज मेंशन होते हैं, जो एक गवर्नमेंट, एक सिटीजन सभी को वो दिमाग में रख के फॉलो करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज दैट अ गिवन कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू फॉलो एंड फुलफिल। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है करना, ये बातें उसमें लिखी रहती है बड़े क्लियरली। द थर्ड कंपोनेंट टेल्स अस व्हाई अ गिवन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द फर्स्ट प्लेस। तो थर्ड कंपोनेंट यानी कि ये सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हमें ये बताती है कि क्या वो वजह थी जिसके वजह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पहली मतलब हमने क्यों बनाने की सोची उसे। तो वो हमें यहाँ पर थर्ड पार्ट में पता पड़ता है। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग वन इन द वर्ल्ड, proclaims that it has been brought into existence to establish justice। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एग्जाम्पल ले रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सबसे ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कि वो जस्टिस को देने के लिए वो बनाया गया था। एंश्योर डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी, प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस, प्रमोट द जनरल वेलफेयर एंड सिक्योर द ब्लेसिंग्स ऑफ लिबर्टी टू आवरसेल्व्स एंड आवर पोस्टेरिटी। तो ये पूरी लाइन ही जो उसमें लिखी गई है वो यहाँ पे मेंशन की है कि हमारे राइट्स को, हमारे वेलफेयर को, इन जनरल सबके वेलफेयर को प्रोटेक्ट रहे, हमारे बीच में सारे लोग को प्रमोशन, लाइक नॉट जॉब प्रमोशन टाइप, यानी कि हमारे डेवलपमेंट होता रहे, एंड हमारे आने वाले जनरेशन, पोस्टेरिटी यानी कि हमारे डिसेंडेंट, हमारे आने वाले जनरेशन को भी ये मिलती रहे, लिबर्टी फ्रीडम मिलता रहे। ये यहाँ पर बात लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका में। A similar set of objectives constitute the foundation of the Indian Constitution। और कुछ इसी तरह से रिलेटेड हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी है जो हमें बताती है कि क्यों जरूरी था कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड आर रिटन, जनरली कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई चीज है। This means that there is a single written document which contains all the three components listed above, जिसके अंदर set of rules, set of objectives, ये सारी जो हमने ऊपर three components देखे वो तीनों मौजूद है। Such constitutions have generally come into existence after long and detailed debates and have been prepared by specifically convened gatherings। So ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कुछ ऐसा, मतलब ऐसे लिखने जैसा नहीं है कि बस लिख दिया है रात भर बैठ के और रिसर्च करके और बस हो गया, नहीं, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। हमारे यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी जिसमें बहुत सारे महारथी शामिल थे, पॉलिटिकल लीडर्स शामिल थे, एंड उसी में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लीड ले रहे थे और उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्म किया था, बनाया था। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, ये आपको समझना है। सो सारे लॉयर्स एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग इसमें इन्वॉल्व थे। सो काफी डिबेट्स, चर्चा हुई थी कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारा होकर ये लिखा गया था। For instance, the American Constitution was made by the Constitutional Convention, while the Indian Constitution was framed by the Constituent Assembly। मैंने जस्ट आपको बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे अलग अलग, अराउंड 14 या 16 लोग थे, मैं भूल गया, वो उन सबकी साइन लगी थी और वो सब ने डिस्कशन काफी करके पूरा बनाया था, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कहा था। उन पूरी टीम को कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कहा गया। Some countries have constitutions which are unwritten, कुछ constitutions unwritten है। Example, the best example is United Kingdoms, and that is why हमने ऊपर तीन, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम्स एंड अमेरिका की यहाँ पे बात की, क्योंकि उसी के एग्जांपल्स लेके हम यहाँ पे पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो यूके में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया, कहीं पर कोई ऐसी कोई किताब या कुछ ऐसा मौजूद नहीं है। इट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट देर आर सम सेट ऑफ थिंग्स, सेट ऑफ रूल्स जो कहीं चेंज नहीं होते, और ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं मेंशन डाउन है। This does not mean that nothing is laid down in writing, just जो मैंने आपको कहा। It means firstly some aspects are written while others are governed by constitutional precedents or conventions।
Further, the written component does not exist as a single document. For example, look at the power of monarch of the United Kingdom to appoint the country's prime minister. There has no written rules governing this, but it is assumed that the person who commands a majority in the House of Commons will be appointed. तो ये वह कह रहा है कि जो मोनार्क जो होता है वहां पर मोनार्क सिस्टम अभी भी चलता है। तो मोनार्क के पावर्स के बारे में कुछ कहीं कुछ मेंशन नहीं किया, उसके पास ये पूरा पावर है कि वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दे वहां पर, यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट बना दे वहां पर। लेकिन ये जनरल हम ऐसा फॉलो नहीं करते, हम रिप्रेजेंटेटिव्स जो मेजोरिटी में होते हैं उन्हीं, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में से जो इलेक्ट होके जो मेजोरिटी गेन करता है उसी में से किसी एक को हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, जो करंटली हुआ है। सो देर आर, इट इज अनरिटन, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि अंधाधुंधी कुछ भी चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द आइडिया दैट there should be limitations on the powers of the government. Such limitation might be laid down in the constitution or might be have come due to certain historical developments. तो अब कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? इसके अंदर ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर्स अनलिमिटेड कोई गवर्नमेंट या कोई भी इसका गैर यूज ना करे, इसीलिए बहुत क्लियरली उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ जानी चाहिए। तो ये हमने देखा है कि हमारे कुछ पास्ट हिस्टोरिकल ऐसी कुछ चीजें हो गई जिसकी वजह से हमने सोचा कि अरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा भी चीज होना चाहिए, वरना ये तो अगली बार कोई ऐसा कर देगा। तो समथिंग लाइक दिस जो हम अभी पढ़ेंगे थोड़े डिटेल्स में। The origins of constitutionalism can be traced back to social contract theory formulated by 17th century British thinker John Locke. हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं जॉन लॉकी के बारे में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी क्या थी वो भी हम जानते हैं। He argued that the government could not do certain wrong things and if it did, then the people have the right to change. तो भले कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के पास पावर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात भी लिखी है कि भैया अगर तुमने अपने पावर का गलत फायदा उठाया तो लोगों के पास पूरा अधिकार है कि तुमको वो हटा दे। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में अगर उसने कुछ गलत किया। तो वही बात हो गई, उसी को, इसी कंसेप्ट को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। However, there had been many attempts even before Locke to ensure that there were restrictions on the powers of the rulers. So इसके पहले ये पहले नहीं थे, इसके पहले भी ऐसी चीजें हो गई थी जिसमें हमने लोगों के राइट्स को बचाने के लिए रूलर्स के पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की। They include the Magna Charta in 1215 in England and the Bill of Rights passed by the Parliament in England in 1689। ये भी हम पहले के चैप्टर्स में एक बार पढ़ चुके हैं। तो ये सब तब बनते जा रहा था जब हम रियलाइज कर रहे थे कि यार अनलिमिटेड पावर होना अच्छी बात नहीं है किसी के हाथ में, इसलिए अमेंडमेंट्स लाओ, चेंजेस लाओ, रूल्स डालो, रेस्ट्रिक्शंस डालो। These attempts were primarily the efforts to restrict the powers of the monarch and not the government as such। तो ये मोनार्क यानी रूलर्स जो थे उनके पावर को रेस्ट्रिक्शन करने के लिए पहले ओरिजिनली ये बना था, लेकिन हालांकि अब गवर्नमेंट ही जो फॉर्म होती है वही मेन काम करती, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी अब ये धीरे धीरे लागू हो चुका है। This was because during those times power was largely concentrated in the hands of monarchs। तो पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। It was only when the three branches of government mentioned above emerged as a distinct entities that the idea of restricting the powers of government as a whole emerged। तो धीरे धीरे जब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के हमने सेपरेट एंटिटीज, उसको सेपरेट हमने पूरा डिपार्टमेंट ब्रांच कर लिया था और हमें पता पड़ा कि कितना जरूरी है कि अब गवर्नमेंट के ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, कुछ कंट्रोल होना चाहिए, तब हमने इसको पूरा ये जो कंसेप्ट बना उसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कह दिया। दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द मॉडर्न वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ओरिजिनली ये मोनार्क के पावर को कंट्रोल करने के लिए आया था, लेकिन धीरे धीरे अब गवर्नमेंट सिंस सारा काम करती है तो उसके पावर को कंट्रोल करने के लिए आया है। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फाउंड इट्स कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बार ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आया कंसेप्ट। द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज द बिल ऑफ राइट्स। तो जो आप सबने अगर फॉरेन मूवीज देखते हो, अमेरिकन मूवीज देखते हो, आपने कहीं ना कहीं 10 अमेंडमेंट सुने ही होंगे। तो अलग अलग अमेंडमेंट्स है, जैसे कि फर्स्ट राइट्स है स्पीच का, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फिर फिफ्थ है कि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ
कन्फेस नहीं करेंगे या बोलेंगे नहीं कुछ। तो ये अलग अलग 10 अमेंडमेंट्स है, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स उसे हम कहते हैं, जिसे कलेक्टिवली हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। दीज एक्सप्लिसिटली इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द गवर्नमेंट एज अ होल, और इसके वजह से गवर्नमेंट पे अच्छा खासा रेस्ट्रिक्शन आ गया, क्योंकि अब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है। पहले होता था कि किसी ने अगर आवाज उठाई गवर्नमेंट के खिलाफ, फ्री स्पीच जिसे हम कहते हैं, वो किया, तो वो उसे उठा लिया पुलिस से, कहीं पे जेल वेल में बंद कर दिया, और कोई किसी को कुछ पता नहीं कहाँ पर है इंसान, ये वो सो ये सारी जो चीजें हैं, गवर्नमेंट का जो ये अनलिमिटेड पावर था उस पर रेस्ट्रिक्शंस आ गई। अब ऐसा नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोहिबिट्स द मेकिंग ऑफ एनी लॉ व्हिच रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ और द प्रेस। जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट अमेंडमेंट कहता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छीन सकते, और प्रेस का जो फ्रीडम है वो भी नहीं छीन सकते, ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते, ऐसा उसका मीनिंग। Similarly, the Indian Constitution also prohibits the government from doing anything that violates the fundamental rights of the individuals. These are instances of explicit restrictions on the power of government. वैसे ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी बातें लिखी है जो हमें प्रोटेक्ट करती है और गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करती है कि गवर्नमेंट ऐसी कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती जिससे सिटीजन्स के राइट्स पे असर। What happens in the case of countries with unwritten constitutions? तो यूनाइटेड किंगडम्स में क्या होता है, जहां पे कुछ लिखा ही नहीं है, कौन इसका फिर देख रेख करेगा? Till recently, the doctrine of parliamentary sovereignty prevailed in United Kingdom. This meant that the United Kingdom's parliament had the power to make any law of any kind. तो काफी अभी समय तक पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ये डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वहां पे चलती थी, जिसका मतलब ये था कि पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है, जो चाहे वो लॉ बना दे। इट मेंट दैट देयर वेर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पावर पे कोई कंट्रोल नहीं था। हाउएवर द सिनेरियो वेयर द पार्लियामेंट मेड अनजस्ट और आर्बिट्री लॉ वाज अवॉइडेड बाय अ विजिलेंट पब्लिक ओपिनियन। लेकिन पब्लिक ओपिनियन ने इसको सपोर्ट नहीं किया। टुडे द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नो लॉन्गर एग्जिस्ट। आज की तारीख में ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है इन इट्स ऑब्सोल्यूट फॉर्म, यानी कि जो ओरिजिनल जैसा वो था कि अनलिमिटेड पावर वाला, वैसा वो आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज बिकॉज द यूनाइटेड किंगडम इज नाउ अ मेंबर ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड signatory to numerous international organizations agreements which guarantee rights to individuals। क्योंकि आज की तारीख में यूनाइटेड किंगडम्स जो है वो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है। तो जो अगर खुद ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है, तो अपने आप पे वो उल्टा उसका नहीं कर सकता, राइट? सो वैसी वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। सो दैट इज वाई आज उस पे वो रेस्ट्रिक्शंस है। The existence of this rights ensures that there are restrictions on the powers of the government। वही बात बार बार रिपीट हो रही है, बस अलग अलग शब्दों में। The constitution which restricts the powers of government also can be amended, thus opening up the possibility of the removal of these restrictions। तो अब अमेंडमेंट करना अलाउड है, यानी कि गवर्नमेंट पे जो रेस्ट्रिक्शंस हम लगा रहे थे उस बात पे अमेंडमेंट करना अलाउड है, जिससे ये भी हो सकता है कि जो चीज रेस्ट्रिक्ट कर रही थी हम उसी को बदल दे, उसको हटा दे। तो ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस डू प्रोवाइड फॉर मेकिंग चेंजेस टू देमसेल्व्स। What is the guarantee that a government will not use powers to amend a constitution so as to remove all restrictions on its action? तो इससे हमें पता पड़ता है कि ऐसा फिर क्या होगा अगर अमेंडमेंट करना अलाउड है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना अलाउड है, तो अगर किसी गवर्नमेंट ने अपने पे लगे रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए ऐसे अमेंडमेंट बिल पास कर दिए जिससे उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन आगे ना लगे, ऐसा कर दिया तो क्या होगा? सो दैट इज वाई उसका आंसर खुद ही उन्होंने दिया है। सच अ सिचुएशन डिड अराइज, ऐसा हुआ था हमारे यहाँ पे इन इंडिया इन 1970s, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तब उनकी गवर्नमेंट थी, तब ऐसा एक किस्सा हुआ था हमारे साथ, जहां पर इमरजेंसी लागू कर दी गई थी और लोगों के राइट्स छीन लिए गए थे, सब कुछ बंद कर दिया गया था। ये सारी चीजें वहां पे हुई थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने सारी अपने हाथ में पावर ले लिया। Then the government believed that the restrictions on its power imposed by constitution were blocking the way to the balanced development of the country, hence it sought out to amend the constitution। और उसने ये तब ये बोलकर पूरा पावर अपने में ले लिया कि जो रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट पे लगे उसके वजह से हम लोगों की भलाई नहीं कर पा रहे, कंट्री को बैलेंस डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम ये सब हटा रहे। लेकिन
However, Supreme Court of India is in the celebrated केशव आनंद भारती केस, ये अगर आप लॉ फॉलो करते हो तो आपको ये नाम बहुत ही कॉमन है, किसी भी लॉयर को आप पूछ लेना। केशव आनंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, एक प्रीस्ट थे, उन्होंने केस किया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड लेड डाउन द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने उसे चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई और ये चैलेंज किया गया कि तुम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते हो, तुम अपने ऊपर लगने वाले रेस्ट्रिक्शन वाली चीजों को हटा नहीं सकते हो जिससे तुम पावरफुल, अनलिमिटेड पावरफुल बन सकते। इट रूल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पोजेस्ड अ बेसिक स्ट्रक्चर। और इसमें फिर रूलिंग क्या हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसका क्या सुनवाई करके क्या जजमेंट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बदला जा सकता नहीं। यानी तुम चेंजेस भले करो लेकिन इतना भी चेंजेस नहीं करो कि ओरिजिनलिटी पूरी खत्म हो जाए और तुम्हारे पे जो रेस्ट्रिक्शन लगने वाली चीजें थी, लोगों को राइट प्रोटेक्ट करने वाली चीजें थी, वो सब खत्म हो जाए। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। सो इट रूल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पोजेस्ड अ बेसिक स्ट्रक्चर व्हिच कुड नॉट बी अल्टर्ड, यानी चेंज नहीं कर सकते इन एनी मैनर, एंड दैट अदर देन दिस देयर were no restrictions on amending the constitution. This is known as the basic structure doctrine। और इस चीज को कहा जाने लग गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी कि आप चेंजेस, बेसिक चेंजेस, जो बेसिक कुछ चीजें वो होनी ही चाहिए, वो चेंज आप नहीं कर सकते हो। बट in democracy, constitutionalism means something more than mere restrictions on the power of the government। अगर आपने अभी तक नोटिस किया तो हम कब से बस गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्ट यही बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब बस उसको रेस्ट्रिक्ट करने वाला ये बात नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व। इट ऑल्सो मीन्स एडहरेंस टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट होनी चाहिए। आप सभी लोग अपने राइट्स ड्यूटीज को लेकर अवेयर होने चाहिए। इसीलिए हमारे हर टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग के कुछ पन्ने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब से वहां पर लिखे रहते हैं, प्रिंट होते हैं, जरूर पढ़िएगा अपने राइट्स, अपने ड्यूटीज के बारे में। इट रिफर्स टू द वैल्यूज व्हिच फॉर्म इट्स फाउंडेशन एंड द मैनर इन विच दोज हु होल्ड पावर आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी सी लाइन लिखी है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि तुम उसी तरह से बिहेव करोगे जैसे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। भले मैं आपके हाथ में पावर दे रहा हूं, लेकिन मैं ये सोचकर आपके हाथ में पावर दे रहा हूं कि तुम अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड टू बिहेव। वी एक्सपेक्ट यू टू बिहेव इन अ बेटर मैनर। दिस कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इससे हम मोरल वैल्यू की बात हो गई ना, मैं आप पे भरोसा करके आपको पावर दे रहा हूं, आप पे ये भरोसा कर रहा हूं कि आप पावर का गैर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको मैं चाहता हूं कि आप मोरली राइट रॉन्ग के बीच में डिफरेंस रखें। तो इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहा गया है कि आपके अंदर ये चीज डेवलप होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने अपनी स्पीच में कहा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टाइम पे, जब ये बना था पूरा, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट। ये किसी के अंदर नेचुरली नहीं होती, ये आपको डेवलप, कल्टीवेट करनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे अपने ड्यूटीज एज अ सिटीजन, अपने राइट्स एज अ सिटीजन के बारे में अवेयरनेस है और मैं उसको एज अ अपने देश के अच्छे के लिए मैं करूंगा, मैं उसका गलत फायदा नहीं उठाऊंगा, मैं अपने ड्यूटीज को याद रखूंगा। सो ये कुछ चीजें अपने अंदर कल्टीवेट करनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है, ये कोई नेचुरल चीज नहीं। वी मस्ट रियलाइज दैट आवर पीपल हैव येट टू लर्न इट। हमारे लोगों को ये चीज समझनी अभी बाकी। मेजर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, अब अलग अलग तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या होती है वो हम यहाँ देखेंगे। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर इन द पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स। तो सिंपल भाषा में डेमोक्रेटिक वो चीज होती है जहां पर लोगों को पूरा हक है अपने गवर्नमेंट, अपने लीडर्स, अपने रूलर्स चूज करने का। बट देर इज नो सिंगल टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक तरह का सिस्टम नहीं। टू मेजर टाइप्स अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इंडिया इन द यूनाइटेड किंगडम फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमने ऊपर पार्लियामेंट्स देखे ऊपर, एंड while the United States of America follows a presidential system, जो हमने देखा कि प्रेसिडेंट के पास ही पूरा पावर, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी वही है, हेड ऑफ स्टेट भी वही। The nature of the relationship between the executive and the legislature is the principal distinguished feature between the two। और ये दोनों के बीच में जो फीचर है वो डिस्टिंक्ट फीचर ये है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बहुत अलग। लेजिस्लेटिव यानी लॉज बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव यानी वो लॉज को चलाने वाले। तो ये दोनों का पावर अलग अलग करके रखा है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो मर्ज्ड।
सो लेट्स रीड मोर अबाउट इट। द पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के बारे में पहले पढ़ें। द पार्लियामेंट्री सिस्टम मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये इसीलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये वर्ड्स थोड़े फेमिलियर कराने की कोशिश की, ताकि अब यहाँ पर हम बार बार जब उसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये क्या है, बार बार एक ही चीज। बहुत ही सिंपल सा है। हेड ऑफ स्टेट यानी एक कोई हेड है, ओके। हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट का कोई हेड। यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट यानी कि इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों अलग अलग एंटिटीज है, ये दोनों के अलग अलग पावर्स है, ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। द हेड ऑफ स्टेट इन द प्रेसिडेंट इज द प्रेसिडेंट, और इन द केस ऑफ यूनाइटेड किंगडम, अब अगर यूनाइटेड किंगडम्स की बात करें तो हेड ऑफ स्टेट कौन हो गया? मोनार्क। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। In the case of United Kingdom, the monarch is the state of head of state. The head of government is the prime minister. The president or the monarch, the prime minister and the council of ministers are the executive. और बाकी जो ये एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे। तो आपको ये बेटर होगा अगर आप ये लिख ले, और या ऊपर जो चार्ट था उसको अच्छे से, अगेन मैंने कहा चार्ट फॉलो करना, चार्ट को उसको रिफर करते रहना और पढ़ना उसे बार बार। तो फिर से हम पढ़ेंगे। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट जो अगर इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट, यूनाइटेड किंगडम्स की बात करें तो मोनार्क, यानी कि करंटली जो आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ कौन है, उनके बेटे, वो मुझे आप कमेंट्स में बताइए, प्रिंस। हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर्स, इंडिया की केस में नरेंद्र मोदी जी, और यूनाइटेड किंगडम्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर। अगेन हमने ये बात की है, तो कमेंट्स में मुझे बताइए कौन है हमारे सन इन लॉ ऑफ इंडिया। सो continuing ahead, but the real executive power is vested in the prime minister and the council of ministers। लेकिन रियल एक्चुअल काम, ये तो इनको हेड बना दिया गया है, सेंटर स्टेट हेड बना दिया गया, लेकिन रियल काम करने वाले एग्जीक्यूटिव लोग ही है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके जो पूरे मिनिस्टर्स है, यूनियन मिनिस्टर्स है सारे के सारे, वो लोग काम करते हैं, वो लोग चलाते हैं एक्चुअली। द प्रेसिडेंट और द मोनार्क इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। और प्रेसिडेंट या तो मोनार्क, वो बस एक हमने स्टेटस दिया है, एक जब हमें एकदम ही कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे वो फाइनल वर्ड से वाली बात हो जाएगी, तब उनके पास जाएंगे, वरना वो एक बस हमारे लिए हमने एक उनको दर्जा दे रखा है कि दिस इज द प्रेसिडेंट, दिस इज द मोनार्क। वो अपनी जगह पे रहेंगे, वो तंत्र देखेंगे, मेन काम प्राइम मिनिस्टर्स और उनके मिनिस्टर्स करें, एग्जीक्यूटिव करेंगे। Thus, in parliamentary system, the executive consists of two components। तो यहां पर एग्जीक्यूटिव के टू कंपोनेंट्स हो गए। पहला द नॉमिनल एंड द एक्चुअल। तो एक हो गया नॉमिनल, यानी सिर्फ नाम के लिए हमने उसको रखा हुआ है, और हो गया, और दूसरा हो गया एक्चुअल, जो एक्चुअल में सब काम कर। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हम बोले नरेंद्र मोदी जी, जो अपनी पूरे यूनियन मिनिस्टर्स को लेकर पूरा तंत्र चलाती है। और प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, वो एक नॉमिनल एंटिटी है, जो जब जरूरत पड़ी तभी ही इन्वॉल्व होती है इस चीजों। एक्चुअल एग्जीक्यूटिव काम प्राइम मिनिस्टर्स और उनके मिनिस्टर्स करते हैं। Though the administration of a given country is conducted in the name and by the orders of nominal executive, it is the real executive who takes the actual decision। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वो लोग वहां पर नाम के लिए वहां पे हमने रखा है, और वहां जहां उनकी जरूरत है वहां उनको हम इन्वॉल्व करेंगे। बाकी एक्चुअल रियल वर्क पूरा एग्जीक्यूटिव्स ही करते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स और उनके मिनिस्टर्स। द पावर्स ऑफ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एज द टर्म सजेस्ट आर नॉमिनल। जैसे कि हमने वाला, वो नॉमिनल है, यानी कि वो लिमिटेड और टाइम बाउंड ही है। All parliamentary systems are classified into either constitutional monarchies or republics। तो हर पार्लियामेंट्री सिस्टम दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है वहां पे, या तो रिपब्लिक स्टेट है वो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। Systems where the office of the nominal executive is filled on the basis of heredity are constitutional monarchies। तो एकदम सिंपल बात करते हैं, वर्ड्स बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं, थोड़ा एकदम ध्यान दे। यूनाइटेड किंगडम और इंडिया दोनों को दिमाग में रखते हुए, अगर मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करूं तो क्वीन एलिजाबेथ अपने 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 लाइक क्वीन डायना थी, प्रिंस चार्ल्स थे, ये अलग अलग वो पूरा चलते आया है। तो ये हेरिडिटी बेस्ड वो उन्होंने
अपना प्लेस लिया हुआ है, मोनार्क प्लेस लिया हुआ है। तो ये कौन सी तरह की पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाली पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गई, जहां पे हेरिडिटी बेस वहां पर वो फिल होते गया, प्लेस फिल होते गया। तो अगेन इसको रीड करें, सिस्टम्स वेयर द ऑफिस ऑफ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल यानी नाम के लिए जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट, वो जो है वो हेरिडिटी बेस फिल्ड होती है, यानी कि उनके बच्चे के बच्चे बच्चे वैसे अगर वो फिल होता है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज कहते हैं। एग्जांपल यूके। एंड द ऑफिस होल्डर इज नोन एज द मोनार्क, और जो वो जो होल्डर होता है, मेन आदमी जो, उसे हम मोनार्क कहते हैं। Republics are those where the nominal executive is elected and the office holder is termed as the president. जबकि रिपब्लिक्स वो हो गया, यानी इंडिया, हम रिपब्लिक कंट्री, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो हमारा है वो इलेक्ट होकर, आपस में इलेक्शन होकर वो फिर सिलेक्ट किया जाता है, वो कोई हेरिडिटी बेस नहीं। तो ये फर्क हो गया दोनों के अंदर, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ओके, द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो टर्म्ड एज द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज द हेड ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। सो बहुत ही क्लियर वे में पहले भी हम ये लाइन, ये अगर रिपीट लाइन हो गई फिर से लास्ट वाली, कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो मोनार्क है वही हेड ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं, हेड ऑफ स्टेट है। बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा मेरे साथ, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स लिखते हुए इस चीज को फॉलो करें। द रियल एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो रियल लोग थे, नॉमिनल सिर्फ नाम के लिए वहां पर है, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो यानी एक्चुअल में काम करते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स, द रियल एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स whose head is known as the prime minister. It is the president or the monarch who appoints the prime minister. तो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने वाला कौन है? प्रेसिडेंट होता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पे ये अब सिस्टम वैसा नहीं है। हालांकि हमने पहले पढ़ा कि मोनार्क के पास वो पावर है प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने का, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। हम रिप्रेजेंटेटिव मेजोरिटी में जो रहता है उसके अंदर से एक जन प्राइम मिनिस्टर बनता है। द मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और द मोनार्क, बट एज पर द प्राइम मिनिस्टर्स विशेस। लेकिन अब जो दूसरे मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स है, उसको भी प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं या मोनार्क सिलेक्ट करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसमें सजेशन देता है, मेरी टीम में मुझे ये लोग चाहिए, यूनियन मिनिस्टर्स। Whosoever commands a majority in the legislature is appointed by the president or the monarch as the prime minister. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रैंडम नहीं है कि अरे तुम बन जाओ प्राइम मिनिस्टर या तुम बन जाओ प्राइम मिनिस्टर। मेजोरिटी जिसने पूरा रिप्रेजेंट होके जीत के आए हैं डेमोक्रेसी में, उसमें से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बनता, उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है बाय प्रेसिडेंट और द मोनार्क। इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु एक्चुअली रन्स द गवर्नमेंट विद द असिस्टेंस ऑफ द मिनिस्टर। तो एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअल रियल काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स होते हैं, हु रन्स द गवर्नमेंट। हेंस इट इज नोन एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इसीलिए उसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा गया है। तो एकदम सिंपल, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ओके, in the presidential system, the president actually runs the government and hence is both the head of state and the head of government. तो यहां पर अब यूनाइटेड स्टेट्स की बात होती, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके इंडिया अलग, प्रेसिडेंशियल सिस्टम अलग, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ही खुद ही हेड ऑफ गवर्नमेंट है, खुद ही हेड ऑफ स्टेट, सब कुछ उसी के पास पावर है, फाइनल पावर। In a parliamentary system, the Prime Minister and Council of Ministers stay in power so long as they have a majority in the parliament. और हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और वो पावर में तब तक है जब तक मेजोरिटी है, मेजोरिटी नहीं होगी तो वो लोग नहीं पावर में रहेंगे। लेकिन दूसरे ही केस में ऐसा नहीं होगा। इन मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर आर टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो हम ये जानते ही है, लोकसभा राज्यसभा की बात है। अगेन ये चार्ट बहुत ही क्लियर देखिएगा, इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम एक बार हम रिफर करेंगे। हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। ओके, ये हेड ऑफ स्टेट है पूरा हमारे इंडिया का। ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहे जाते हैं, ये नाम के लिए हमने वहां पे रखे हैं, रियलिटी में ये कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, रियल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो कहाँ आएंगे? जो हमारे यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव ब्रांच, उसमें दिखेंगे। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड काउंसिल मिनिस्टर। लेजिस्लेचर हमारी बिल्डिंग पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है, जहां पे लोकसभा राज्यसभा वहीं के मिनिस्टर्स वहां बैठते हैं। एंड जुडिशरी के हेड है सुप्रीम कोर्ट, फाइनल अथॉरिटी, उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल। सबके ऊपर फाइनल पावर प्रेसिडेंट का, जब जहां जरूरत होगी तो ही वो इन्वॉल्व होते हैं, वरना इन्वॉल्व नहीं।
सेम मोनार्क का दिया हुआ है, हेड ऑफ स्टेट यूनाइटेड किंगडम्स का दिया है, मोनार्क हेड ऑफ स्टेट है। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर आ गए जो इलेक्ट होके आए हैं। पार्लियामेंट्री बिल्डिंग इनकी हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड से भरी होती है। एंड जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन द यूनाइटेड किंगडम द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। इन इंडिया देयर आर लोकसभा, राज्यसभा। तो ऑलरेडी हमने बात की कि पार्लियामेंट्स के जो हाउसेस है वो कौन से हैं यूनाइटेड किंगडम्स में और इंडिया। द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स एंड लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन करके डायरेक्ट लोकसभा सीट चले गए। देयरफॉर द एग्जीक्यूटिव कैन स्टे इन पावर ओनली इफ दे हैव मेजॉरिटी इन देयर हाउसेस। और इसीलिए अगर डायरेक्ट इलेक्शन में मेजॉरिटी नहीं आई तो वो पावर में नहीं रहेंगे। यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए का चार्ट दिया हुआ है कि मेन प्रेसिडेंट होते हैं हेड, और वही सब कुछ पावर, फाइनल पावर रखते हैं। Presidential system, in a presidential system, the head of the executive branch is directly elected by the people for a fixed period. Again, यहाँ पर पहले तो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव जो होगा यानी कि प्रेसिडेंट जो बनेगा वो डायरेक्ट पीपल इलेक्शन से आता है। दिस हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज इन मोस्ट सच सिस्टम इज टर्म एज द प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। एंड हेंस यार इसीलिए ये टर्म आता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। द प्रेसिडेंट इज बोथ head of state, head of government. The president enjoys powers granted to his office by the constitution. Constitution ने उसे ये power दिया है और वो enjoy करता है उस powers। The most significant of these powers is that of conducting the administration of the country in accordance with the law passed by the legislature. Legislature ने जो law pass किया उस हिसाब से अपने हिसाब से country चलाओ, यानी उसका head भी वही है तो legislature में भी उसका say होगा। President also can appoint his subordinate ऑफिशियल्स लाइक मिनिस्टर्स एंड एम्बेसडर्स। वो खुद अपने अपने आसपास लोगों को खुद चुन सकता है। जनरली इन सच सिस्टम मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक बार जो लेजिस्लेचर में है वो एग्जीक्यूटिव में नहीं होगा, और एग्जीक्यूटिव में जो लेजिस्लेचर में ये मिक्स्ड नहीं होगा। यानी सेनेटर्स कांग्रेस में बैठेंगे और सेक्रेटरीज और एम्बेसडर्स जो मिनिस्टर्स है वो लोग उसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। सो एग्जाम्पल उन्होंने वही किया है। द मिनिस्टर्स ऑल्सो कॉल्ड द सेक्रेटरीज आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस यानी कि लेजिस्लेचर, यानी कि जहां पर ये लोग सब लोग बैठते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी बैठते हैं। द लेजिस्लेचर इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल। अब लेजिस्लेचर को भी वहां जो लोग बैठे हैं, वहां पे जो सेनेटर्स है अलग अलग, मिनिस्टर्स है वहां पे अलग अलग, उनको भी लोगों ने ही सिलेक्ट किया हुआ है इलेक्शन कर। The Constitution entrusts it with the power of making laws, और Constitution ने उसे legislature को क्या हक दिया है? To make laws. However, this power is not absolute since the laws come into effect only when the president approves. तो यहां पर ये बात अलग है, ये बात जो है वो पूरी अलग हो जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास इनके फाइनल पावर है कि अगर उसने अप्रूव किया तो ही वो होगा, वरना वो लॉ पास नहीं होगा। इसीलिए प्रेसिडेंट का पावर एकदम राइट टू रिजेक्ट, वेटो पावर है उसके पास। कोई भी चीज को वो लॉ पास होने ही नहीं देगा। अगर उसे लगेगा ये मेरी गवर्नमेंट को आगे खतरा है, वो उसको पास होने नहीं देगा। द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू रिजेक्ट अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। दिस इज नोन एज द वेटो पावर। The president can also request the legislature to pass laws proposed by the executive which are deemed necessary to solve the problem। और प्रेसिडेंट ये भी बोल सकता है लेजिस्लेचर को, मेरे लोग यानी मेरी एग्जीक्यूटिव टीम ये कहती है कि ऐसा होना चाहिए तो ये लॉ पास करो तुम, तो ये चीज भी हो सकती है। द लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो इम्पीच और रिमूव फ्रॉम ऑफिस द प्रेसिडेंट इफ इट इज प्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वायलेटेड। और फाइनल अथॉरिटी तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ही दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट अगर किया गया, उसके खिलाफ अगर कोई गया तो प्रेसिडेंट को भी इम्पीच करने का पावर है। तो हालांकि हम कह रहे हैं कि अनलिमिटेड पावर है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के वो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है हमारी। However, this is a rare occurrence, ये बहुत ही रेयर चीज है इन एन एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम, जहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो चुका है। The president continues in office irrespective of the fact that whether he or she enjoys the support of the majority of the members of legislature। ये एक यूनिक बात है। अगेन हमारे यहाँ पे मेजोरिटी अगर आपने लूज कर ली लेजिस्लेचर के अंदर तो आपका पावर चला जाएगा, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, आप वहां से आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट का ऐसा नहीं। प्रेसिडेंट भले अपना पावर मेजोरिटी लूज कर चुका हो लेजिस्लेचर के अंदर,
वो पावर में अपना टर्म खत्म होने तक आराम से एंजॉय कर सकते। द लॉस ऑफ द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। However, the lack of support might lead to a breakdown in the functioning of government, since such a scenario might lead to a situation where the executive and the legislative might constantly prevent each other from doing anything. लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई जहां पर ऐसी चीज हो रही है कि प्रेसिडेंट का मेजोरिटी चला गया है एंड फिर भी वो ऑफिस में है, देयर कैन बी अ सिचुएशन जहां पे वो एक दूसरे को ही यू नो खींच रहे और रूल करने नहीं दे रहे, ठीक से गवर्नमेंट चलाने नहीं दे रहे। नेक्स्ट टॉपिक है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? बहुत ही सिंपल, जब इतना बड़ा रूल, इतना बड़ा कंट्री होता है कि हम हर जगह पे रूल नहीं कर सकते, हर जगह तक नहीं पहुंच सकते, तो हमें डिवाइड कर देना पड़ता है अपने पावर्स को, अपने रूलिंग मेथड को, तो उसे ही फेडरलिज्म कहा जाता है। सम कंट्रीज आर लार्ज इन साइज एंड हैव सेवरल रीजन्स। इन सच अ केस it is difficult to have only one government that can take care of the entire country. In such cases, countries have two levels of government. The first one being the national government, जो कि हमारे यहाँ पे सेंटर हम कहते हैं, सेंटर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। The first one being the national or the countrywide government. The second working at the regional level. These regional units are referred to as states or provinces or state government जो हमारे यहाँ पे है system already. Political power is also divided between the two government. और सीधी सी बात है, दोनों के बीच में political power भी divide होता है. In such cases, the central government is called the national government, central government, union government or federal government. ये अलग अलग terms है जिसका meaning एक ही है. While the regional governments are called the state governments. Countries where such arrangement exists are known as federal system or federations. तो यानी कि इंडिया इज अ फेडरेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है जहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉमन है जो पूरे कंट्री पे लागू होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी है जो अपने अपने स्टेट में अपना अपना रूल चलाते हैं। Some countries that are geographically large, small in size, usually have a single government at the center. जो geographically बहुत छोटा है, easily rule कर सकते हैं एक ही गवर्नमेंट पूरा, तो वो एक ही होता है। Such systems are called, government are called unitary system. उसे unit यानी one होता है, unit one, unitary system कहा जाता है जहां पे एक ही गवर्नमेंट होती है, center. This distribution of power among the central government and the state government is a federation, is a formal arrangement. एक तरह का formal arrangement है जहां पर ये लोग आपस में दोनों मिलके काम करते हैं. It is explicitly referred to in the constitution of that country. का constitution में बहुत clearly इसके बारे में लिखा हुआ है. For instance, the American Constitution explicitly states the powers possessed by the federal government. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही फिर से कि उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है कि क्या पावर है एक फेडरल गवर्नमेंट का, क्या पावर है एक यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना पावर है और स्टेट गवर्नमेंट का कितना पावर। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें भी इन इट्स 7th शेड्यूल लिस्ट द पावर ऑफ द सेंट्रल दैट और द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है बहुत क्लियरली कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या उनको ड्यूटीज, रूल्स सब कुछ फॉलो करना है। In most federations, changes to this constitutional provision require the approval of both the national and the state government. अब इसके अंदर कुछ चेंजेस लानी है तो दोनों गवर्नमेंट का हमें पहले तो परमिशन चाहिए। The history of federation can be traced back to the medieval period in Europe, where political units came together in order to face powerful common enemies or to solve common problems. तो ये फेडरेशन का कंसेप्ट कैसे आया कि ये जो अलग अलग लोग हैं वो लोग साथ में क्यों हो रहे हैं, या बड़ा सा जो एरिया उसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं? तो हमारे कॉमन एनिमीज थे, उनको फेस करने के लिए हम साथ में आए। तो अ फ्यू ऑफ दिस अरेंजमेंट इवॉल्व्ड ओवर अ फ्यू सेंचुरीज टू फॉर्म अ सिंगल पॉलिटिकल यूनिट। The best instance of for this process is Switzerland. इसका एग्जांपल यहाँ पे स्विट्जरलैंड का लिया। In some cases, the transition to a full-fledged federal system occurred in a relatively shorter period of time. The best instance for this is United States of America, जो सबसे कम समय में पूरी तरह से फेडरल सिस्टम बन गई। उसका एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो 13 कॉलोनीज थी वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाने लगी। 13 British colonies, all separate political units, rebelled against the authority of United Kingdom and won their independence in the 18th century. वही बात उन्होंने लिखी है कि जो 13 कॉलोनीज थी जो ओरिजिनली ब्रिटेन की
यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनीज थी, वो अमेरिका में जो थी वही इंडिपेंडेंस चाहती है उनसे उनसे चाहती है कि वो अब उनसे कब्जा छोड़ दे और खुद रूल करे, खुद अपना अपना चलाए। When they realized that they needed to establish a single political unit in order to safeguard their independence, उनको realize हुआ कि हमें एक common political unit बनानी चाहिए। They came together and established the country which is today known as United States of America। बहुत ही simple। Such federal systems are known as coming together। ये साथ में एक साथ जुड़ के उन्होंने एक पूरा बनाया, ऐसे coming together federations कहे जाते हैं। Canada, Australia are other instances where previously separate political units came together to form a single political system। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी एग्जांपल्स है जिसमें अलग अलग थे, वो लोग कंबाइन होकर उन्होंने एक कॉमन पॉलिटिकल सिस्टम बना दिया। इन केस ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर प्रिंसली स्टेट्स। अगर आप जानते होंगे तो हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट से अलग अलग जो रूल्स थे प्रिंस और महाराजाओं के, उन सबसे बोला गया था कि अपने राइट्स वो छोड़ दे और स्टेट पूरा फॉर्म कर दे। ये सारी चीजें हुई थी हमारे यहाँ। अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट्स that we see today were created after independence on the basis of language. Thus, in case of United States of America, the states came together to create the United States of America, while in case of India, the Union government created the states. तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसका कोई बॉर्डर फिक्स वगैरह नहीं था, स्टेट नहीं बने। आपको ये लॉजिक समझ। तो ये प्रिंसली स्टेट्स थे, वो पूरा जो डिवीजन था उसमें कंट्रोल करना मुश्किल था। हमारे यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट पहले बन गई, उसने फिर लैंग्वेज बेस पे पार्टीशंस किया, फेडरेशंस किए, पार्ट्स किए और स्टेट्स क्रिएट की। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर आल्सो कंट्रीज वेयर hitherto unitary systems changed to federal one through the establishment of states and provinces. These are known as holding together federations. This is so because political power is distributed away from the national government in order to keep the country united. The United Kingdom has a unitary system of government. Today, its regions, Scotland, Wales, Northern Ireland, have been given some degree of autonomy. These regions now have their own assemblies. So, unitary system जो एक थी लेकिन अब वो फेडरेशन में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे भी केस है जैसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। तो होल्डिंग टुगेदर यूनाइटेड किंगडम एग्जांपल लिया उन्होंने। जो यूनाइटेड किंगडम जब मैं कहता हूं तो बहुत सारे रीजन्स उसमें आ जाते हैं। तो स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड आज की तारीख में उनको खुद की एक ऑटोनॉमस पावर दी गई है और वहां पे उनके खुद के असेंबलीज होती है। In India, the division of powers favors the national government. Hence, India is described as a quasi federation. हमारे यहाँ पे ये थोड़ा सा मिक्स्ड अप पार्ट है, इसे क्वाजी फेडरेशन कहते हैं। एज अ फेडरेशन विच इज यूनिटरी बायसेस, क्योंकि हमारे यहाँ पे भले फेडरेशन है, पार्ट्स है, लेकिन हमारे यहाँ पे यूनिटरी बायस है क्योंकि हम सेंटर यूनियन गवर्नमेंट को पावर ज्यादा देते हैं। The journey of Indian Federation has been mixed. After independence, the states have been granted additional powers. However, later economic technological changes have led to the enhancement of the powers of central government. तो भले हमारे यहाँ पे स्टेट्स को अपने अपने पावर्स मिले हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इतने अलग अलग पावर्स मिले कि ज्यादा उसको है। तो यूनिटरी भी बायस है हमारे यहाँ पे और फेडरेशन भी। In this chapter, we have studied the basic aspects of government. We have seen the importance of constitution and how the government works within the framework of constitution. We have also seen various forms of types of government. Now in the next chapter, we shall focus on how governments are formed in a democratic system. So again, chapter खत्म, बहुत important था, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो गया बीच में। जरूर इसका चार्ट वर्क करके बहुत ही क्लियरली आप वीडियो देखते हुए लिख कर, आप बार बार थोड़ा सा सुन के, एक्सप्लेनेशन सुन के आप लिख के उसको याद रखें, आपको जरूर समझ आएगा हमेशा। और कमेंट करें, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कीप लर्निंग गाइस, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर।